दोस्तों वैसे तो भारत का पूरा इतिहास ही बेशुमार छोटी बड़ी सल्तनतों, रियासतों और हुकूमतों से भरा पड़ा है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि जब वक्त बदला तो जाहिर सी बात है ये हुकूमतें भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। साथ में ख़त्म हो गए वो शाही ख़ानदान भी कि जो किसी दौर में पूरी शान और शौकत के साथ इन रियासतों पर राज किया करते थे। कुछ तो पूरी तरीके से बिखर कर टूट गए तो कुछ बाकी तो रहे मगर दुनिया में गुमनाम हो गए। हालांकि यहाँ पर कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे कि जो अपना वजूद और स्पेशली अपनी पहचान बचाने में भी कामयाब रहे, जिसकी वजह से वो आज भी एक रॉयल फैमिली की तरह मतलब कि पूरी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत में भी आज ऐसी बेशुमार रॉयल फैमिलीज पाई जाती हैं, मगर वो चंद रॉयल फैमिलीज के जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं और जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें एक नाम है पटौती फैमिली का। हाँ, पटौती के नवाबों का वही खानदान कि जिसकी आज के दौर में सबसे बड़ी पहचान है बॉलीवुड सुपरस्टार मतलब के सैफ अली खान। अब वैसे तो आप लोग भी हमेशा से ही ये सुनते ही आए होंगे कि सैफ अली खान एक पटौती नवाब हैं, नवाबों का खून है। इनकी अमीरी के किस्से भी सुनते आए होंगे, इनके यूनिक पैलेस मतलब के महल के भी खूब चर्चे सुने होंगे, इनके बाप दादा की खूब कहानियां सुनी होंगी। मगर क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ये पटौती खानदान का इतिहास क्या है? मुगल, मराठा और अंग्रेजों के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन ये जो पटौती लोग थे इनकी हुकूमत थी कहाँ पर? सैफ अली खान के पूर्वजों का ताल्लुक असल में था किस जगह से? ये लोग कब आए थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे और ये लोग इतने अमीर और ताकतवर कैसे बन गए? और इन लोगों का मुगलों से, तैमूर से या मेवात वगैरह के इलाके से क्या खास ताल्लुक है? तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड सैफ अली खान नस्ली तौर पर एक पश्तून हैं कि जिनको आमतौर पर आज के दौर में हम लोग पठान या फिर खान वगैरह भी कहते हैं। सैफ अली खान के पूर्वज के जो किसी दौर में जबरदस्त लड़ाके हुआ करते थे, उनका ताल्लुक आज के दौर के अफगानिस्तान के कंधार के इलाके से था और भारत में इन लोगों की एंट्री मुगलों से भी थोड़ा पहले मतलब कि 1480 के दौर में हुई कि जब दिल्ली की गद्दी पर लोधी खानदान का राज था। और लोधी खानदान भी एक ऐसा ही खानदान था कि जिसका ताल्लुक पीछे जाकर अफगानिस्तान से ही जुड़ता है। सैफ अली खान के पूर्वज बहुत ज्यादा बहादुर और ताकतवर थे, यही चीज ही इन लोगों के भारत में आने की वजह भी बनी थी, क्योंकि 15वीं सदी के आखिर में जब अफगान लोधी हुक्मरान दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले मेवाती लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उनसे काफी परेशान थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने अपने इलाके मतलब कि अफगानिस्तान से सैफ अली खान के पूर्वज सलामत खान और उनके बेशुमार कबीले के लोगों को यहाँ आने की दावत दी थी। 1480 में सलामत खान अपने फाइटर्स के साथ यहाँ पर आते हैं और बहुत जल्द ही दिल्ली के आसपास के इलाकों मतलब कि रोहतक, गुड़गांव, हिसार और करनाल वगैरह पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। थोड़ा वक्त गुजरता है तो लोधी सल्तनत का हुक्मरान भी बदल जाता है और अब गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने उन सारे इलाकों को अब पूरी तरीके से अपने असर में लेने की कोशिश की कि जो कभी सलामत खान के अंडर में जा चुके थे, मगर इब्राहिम लोधी के इस कदम से सलामत खान और उनके कबीले के तमाम लोग नाराज हो गए। थोड़ा वक्त और गुजरा और फिर एक दिन वो आया कि जब भारत का पूरा इतिहास और पूरा फ्यूचर ही बदल गया, क्योंकि यहाँ पर मुगलों की एंट्री हो चुकी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी फौज लेकर आया तो शुरू में तो सलामत खान ने दोनों में से किसी की भी साइड नहीं ली और खामोशी ही इख्तियार की, मगर बाद में सोच विचार करने के बाद बाबर की साइड ले ली। और जैसा कि हम जानते हैं कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत भी हो गई और मुगल एम्पायर की यहाँ पर नींव डल गई। माना जाता है कि इस तरह से मुगलों की साइड लेने की मेन वजह शायद सलामत खान का लोधी हुकूमत के साथ पुराना टकराव था। साथियों, मुगलों के कैंप में चले जाने के बाद ही सलामत खान की मुलाकात फरीद खान के साथ भी हुई थी। हाँ, ये वही फरीद खान थे कि जिनको दुनिया आज के दौर में शेर शाह सूरी के नाम से याद करती है। पहले तो इन दोनों की दोस्ती हुई और बाद में ये दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल गई, मगर हाँ, फिर 1535 में सलामत खान ने हमारी इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। इसके बाद जैसे जैसे भारत में मुगल एम्पायर ताकतवर होना शुरू हुआ, वैसे वैसे ये खानदान भी ताकतवर होता चला गया। अकबर के दौर में तो सलामत खान के परपोते को अकबर के खास सलाहकार के तौर पर भी चुना गया था। अगले 150-200 साल तक ये लोग मुगलों के ही वफादार रहे और मुगल सल्तनत में बड़े बड़े पदों को संभालते रहे। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि 1707 में मतलब औरंगजेब आलमगीर के बाद जैसे ही ये मुगल एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू हुआ, वैसे ही इस खानदान और इस कबीले के लोगों ने भी अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए थे। दरअसल जैसा कि हमने शुरू में ही जाना कि ये अफगानिस्तान के
وہ قبیلائی لوگ تھے کہ جن کا پیشہ ہی لڑنا ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے جس بھی ریاست یا طاقت کے لیے لڑنا ان کو لگتا تھا کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، ان کو شہرت دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے یا پاور دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے لڑنے لگ جاتے تھے۔ کسی دور میں ان لوگوں نے بنگال اور اودھ کی ریاستوں کے لیے بھی لڑائی کی تھی، مگر اب آپ لوگوں کے دماغ میں سوال یہی آ رہا ہوگا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ نواب کیسے بنے؟ تو دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 19ویں صدی کی شروعات سے، کہ جب مغل تو پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے اور آخرکار بڑی کوششوں کے بعد اب انگریز میسور کے ٹیپو سلطان سے بھی نپٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے بعد مانو وہ ساری ہی طاقتوں کے اوپر حاوی ہوتے جا رہے تھے، اور اب دھیرے دھیرے سبھی کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ نہ صرف پورے ہی بھارت پر انگریز چھا جائیں گے، بلکہ ان کو سپر پاور بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ انگریزوں کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اسی طاقت کو دیکھ کر ہی اب بھارت کی بہت ساری چھوٹی بڑی ریاستوں نے انگریزوں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کے کیمپ میں چلے جانا ہی زیادہ فائدے کا سودا سمجھا، اور اس دور میں جو بہت سارے لوگ انگریزوں کے کیمپ میں جا رہے تھے، ان بہت سارے لوگوں میں ایک نام دراصل سیف علی خان کے پوروج الف خان کا بھی تھا، جنہوں نے انگریزوں کو کئی جنگوں میں سپورٹ کیا، خاص طور سے مراٹھاؤں کو ہرانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، اتنا بڑا کردار کہ اس سے انگریز اتنا زیادہ انسپائر ہوئے کہ خوشی میں انہوں نے الف خان کے بیٹے فیض طلب خان کو 1804 میں پٹوتی کی پوری ریاست گفٹ میں دے دی، اور اس طرح سے 1804 میں فیض علی طلب خان اس ریاست کے پہلے نواب بنے۔ فیض طلب خان پھر اپنی موت تک مطلب کہ 1829 تک ریاست کے نواب رہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے اکبر علی خان کو اس ریاست کا دوسرا نواب بنایا گیا۔ یہ ایک ایسے نواب تھے کہ جن کو کافی ماڈرن بھی مانا جاتا ہے، اور 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف کرانتی ہوئی تھی تو اس دور میں بھی اس ریاست کی باغڈور انہی کے پاس تھی۔ یہ بھی اپنی وفات مطلب کہ 1862 تک اس ریاست کے نواب بنے رہے۔ ان کے 5 بیٹے ہوا کرتے تھے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے تقی علی خان کو ریاست کا تیسرا نواب چنا گیا، جو پھر اگلے 5 سال مطلب 1867 تک ریاست کے نواب رہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد ایک نواب بدلتے رہے۔ پھر سال آیا 1913 کا کہ جب اس گدی پر بیٹھایا گیا 7ویں نواب کو، جن کا نام تھا ابراہیم علی خان۔ ان کی دراصل لاہور سے شادی ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا افتخار علی خان، جو دراصل رشتے میں سیف علی خان کے دادا لگتے ہیں، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام تھا محمد شیر علی خان۔ سیف علی خان کے دادا کے بارے میں بات کی جائے اس سے پہلے ان کے بھائی محمد شیر علی خان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ دراصل ملٹری کا ہوا کرتا تھا، اور ویسے بھی کافی قابل تھے۔ ایون ورلڈ وار کے دور میں انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں بھی اپنی سروس دی تھی۔ وار میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہی ان کو جنرل کی اپادھی سے بھی نوازا گیا تھا، مگر کیونکہ 1947 میں جب بھارت کا بٹوارا ہوا تو پٹوتی فیملی کے زیادہ تر ممبرز کی طرح جو لوگ پاکستان میں ہی رہ گئے یا پاکستان کو چلے گئے، ان ممبرز میں سے ایک ممبر دراصل یہ محمد شیر علی خان بھی تھے۔ مگر پاکستان میں بھی انہوں نے کامیابیوں کی بڑی بڑی اونچائیوں کو چھوا۔ ایون 1958 میں ان کو پاکستان کی طرف سے ملیشیا میں ہائی کمیشن بھی بنایا گیا۔ بعد میں پاکستان کی پولیٹکس میں یہ لمبے وقت کے لیے منتری بھی رہے۔ دوسری طرف ان کے جو بڑے بھائی تھے مطلب کہ سیف علی خان کے دادا، جن کا نام افتخار علی خان تھا، ان کو تو 1917 میں ہی پٹوتی ریاست کا 8واں نواب بنا دیا گیا تھا۔ افتخار علی خان کی شادی بھوپال کی بیگم ساجدہ سلطانہ کے ساتھ ہوئی تھی، جو دراصل نواب کرنل حمید اللہ خان کی بیٹی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، افتخار علی خان ہی پٹوتی ریاست کے وہ نواب تھے کہ جنہوں نے اپنی بیگم مطلب ساجدہ سلطانہ کی محبت میں اس پٹوتی پیلس کو بنوایا تھا کہ جو آج کے دور میں انڈیا میں کچھ زیادہ ہی مشہور ہے۔ افتخار علی خان ایک نواب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اور زبردست کرکٹر بھی تھے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پہلی بار سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ افتخار علی خان تو اتہاس کے وہ اکلوتے پہلے ایسے کرکٹر تھے کہ جنہوں نے انگلینڈ اور انڈیا دونوں کے لیے میچ کھیلا ہے۔ وہ انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آفیشیلی دیکھا جائے تو پٹوتی ریاست کے وہ آخری نواب بھی تھے جو 1917 سے لے کر 1952 تک نواب رہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں دیش آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد تو یہ نوابی ہو یا راجہ مہاراجا ہوں، یہ صرف سمبولک طور پر ہی گدی پر بیٹھے رہے، ورنہ حکومتوں کا دور ختم ہو چکا تھا۔ افتخار علی خان اور ساجدہ سلطانہ کے 4 بچے تھے، جس میں سے 3 بیٹیاں، 1 بیٹے تھے، اور بیٹے کا نام تھا منصور علی خان۔ ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، یہی ہیں بالی ووڈ ایکٹر سیف علی خان کے فادر اور پٹوتی ریاست کے 9ویں نواب۔ منصور علی خان کو اپنے فادر سے وراثت میں صرف زمین جائیداد ہی نہیں ملی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کرکٹ بھی ملا۔
ये अपने फादर से भी बड़े क्रिकेटर साबित हुए और 1962 से लेकर 1970 तक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे। ये कितने बड़े क्रिकेटर थे इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनको टाइगर का नाम दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया जिसको टाइगर क्रिकेटर का नाम दिया करती थी, उसी क्रिकेटर ने अपनी जिंदगी ये पूरा क्रिकेट एक ही आंख से खेला, क्योंकि अपनी शुरुआती जिंदगी में ही एक कार एक्सीडेंट में मंसूर अली खान की एक आंख चली गई थी। आगे बढ़े तो 1968 में फिर मंसूर अली खान ने बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और जो रिश्ते में रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रैंड डॉटर भी लगा करती थी, मतलब कि शर्मिला टैगोर, उनके साथ शादी की। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की फिर 3 औलादें पैदा हुई, जिनमें से 2 बेटियां मतलब कि सोहा अली खान और सबा अली खान, और एक बेटे यानी कि सैफ अली खान। सैफ अली खान की तरह इनकी एक बहन सोहा अली खान को भी आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, क्योंकि ये भी अपनी माँ की तरह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। बाद में इन्होंने बॉलीवुड से ही जुड़े हुए एक नाम मतलब कि कुणाल खेमू से शादी कर ली। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सैफ अली खान की जो दूसरी बहन है मतलब कि सबा अली खान, वो आमतौर पर सैफ और सोहा से उलट मीडिया से दूर रहती हैं। पेशे से तो वो एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं, मगर माना जाता है कि हजारों करोड़ का पटौती फैमिली का जो औकाफ शाही नाम का ट्रस्ट है या इसके अलावा भी और भी जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं, वो सब मीडिया से दूर रहकर दरअसल यही देखती हैं। आखिर में अब नंबर आता है पटौती फैमिली के 10वें नवाब मतलब के सैफ अली खान का, जिनका जन्म 1970 में दिल्ली के अंदर हुआ था और इनकी जो शुरुआती स्कूलिंग थी वो दरअसल हिमाचल से हुई, जबकि फिर बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई के लिए इनको यूके भेज दिया गया था। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब सैफ इंडिया आए तो पहले तो उन्होंने दिल्ली में 2 महीने एक एजेंसी में जॉब की और उसके बाद बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए। 1991 में उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस मतलब कि अमृता सिंह से शादी कर ली थी। सैफ और अमृता की 2 औलादें पैदा हुई, जिनमें से एक हैं इब्राहिम अली खान जबकि दूसरी हैं सारा अली खान, जो दरअसल अपनी माँ की तरह ही एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हालांकि फिर 2004 में सैफ और अमृता अलग अलग हो गए थे, मतलब इनका तलाक हो गया था, और फिर 2012 में सैफ अली खान ने उस दौर की सबसे बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस में से एक मतलब कि करीना कपूर से शादी कर ली। 2011 में जब सैफ अली खान के फादर मतलब कि मंसूर अली खान की 70 साल की उम्र में डेथ हुई तो उसके बाद बाकायदा पूरे रस्म और रिवाज के साथ सैफ अली खान की पगड़ी की गई और इनको पटौती फैमिली का 10वां नवाब चुना गया। वैसे तो जब सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की थी तब ही मीडिया में काफी हंगामा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि इन दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं, एज में भी अच्छा खासा गैप है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है जो हंगामा आगे होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि करीना और सैफ के भी 2 बेटे हैं। इनमें से जब पहले बेटे की पैदाइश हुई तो उसके बाद अचानक से हंगामा उस वक्त बरपा हुआ कि जब लोगों को पता चला कि सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि उनको लगता था कि 100% सैफ और करीना ने अपने बेटे का ये नाम दरअसल इतिहास के मशहूर शासक अमीर तैमूर से इंस्पायर होकर रखा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि हद से ज्यादा हंगामा हो जाने के बावजूद भी जब कुछ अरसे के बाद करीना और सैफ के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो कुछ वक्त तक तो इस बेटे का नाम रिवील ही नहीं हुआ, और जब रिवील हुआ तो लोग हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जिन लोगों ने भी सैफ और करीना को टारगेट करने की कोशिश की थी उनमें से किसी भी चीज का सैफ और करीना पर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ने अपने दूसरे बेटे का नाम भी कुछ और नहीं बल्कि जहांगीर रखा था। तो दोस्तों ये थी पटौती रियासत और उसके नवाबों की कहानी। बाकी इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।